हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए। होपफुली आप लोगों ने किए भी होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं, मैं अभी इस क्लास में उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इक्वेशंस की, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइम के ऊपर इक्वेशन दी हुई दिया हुआ है। टी इक्वल्स टू जीरो पर वाई की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर वाई की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। फाइंड वेव वेलोसिटी। स्टैंडर्ड जो फंक्शन है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन जो है वो हमने ये माना है ए एक्स प्लस माइनस बी टी। इस फॉर्म में वेव की इक्वेशन होनी चाहिए। अगर प्लस एक्स है तो इसका मतलब वो माइनस में जा रहा है, माइनस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल या वेव, और माइनस है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा हम कंसीडर कर चुके हैं। तो पहले मैं इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ और उसके बाद मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। तो उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख ली है ना, कंसीडर। मैंने ये लिख लिया कंसीडर y इक्वल्स टू 1/, फिर मैंने लिखा 1 प्लस ए एक्स प्लस माइनस बी टी, और ये स्क्वायर मैंने लिख लिया। ऐसा मैंने लिख लिया। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, हो सकता है दिख ना रहा हो आपको। तो 1/1 प्लस और ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी टी स्क्वायर, ऐसा मैंने इक्वेशन ले ली। इस इक्वेशन को मैं सबसे पहले जो इक्वेशन यहाँ पर दिख रही है ये वाली इक्वेशन, इससे कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयरिंग विथ कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन से मैं कंपेयर कर रहा हूँ y/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन में t बराबर जीरो है, तो यहाँ पर t बराबर जीरो सब्सिट्यूट करो। एट t इक्वल्स टू जीरो, आपने t बराबर क्या रख दिया, जीरो रख दिया। t बराबर जीरो रख दिया तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस लगभग एक जैसी सी बन गई है। तो यहाँ से जब आप इनको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पर आपको पता लगेगा कि ए की जो वैल्यू है वो ए आ गई, एक आ गई, एक। ए की जो वैल्यू है ए की, वो कितनी आ गई, 1 आ गई है ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, बी की। तो अब मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। अब मैं यहाँ पर रखूँगा एट एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। मैंने टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स रखा, तो वाई इक्वल्स टू 1/, यहाँ 1 प्लस, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस ए की वैल्यू ऑलरेडी एक हो चुकी है, हटाओ उसको, एक्स प्लस प्लस ले लेते हैं, प्लस और बी टी है ना, बी टी। तो बी और इंटू यहाँ पर 2 रख दिया और ये हो गया स्क्वायर। ये मैंने कंपेयर कर लिया ऐसे। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1/1 प्लस 1 प्लस, प्लस नहीं, एक्स प्लस, ये क्या बनेगा, एक्स प्लस और ये 2b और स्क्वायर। अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस वाले पार्ट के साथ, तो y इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 2b इक्वल्स टू -1, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, -1/2। अब हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो हम निकालते हैं, वेलोसिटी होती है ओमेगा अपॉन के ना, ओमेगा अपॉन के। ओमेगा किसका मल्टीपल होता है, टाइम का, और जो के है वो मल्टीपल होता है एक्स का। तो यहाँ पर ओमेगा जो है मल्टीपल टाइम का, तो यहाँ किसके बराबर होगा, ये b/a। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, a की वैल्यू आई है 1, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, -1/2। माइनस आ रहा है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। प्लस आता है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाती, पॉजिटिव डायरेक्शन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये कंपेयर करके करना है। और वेलोसिटी कैसे निकालनी है, आप सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सीधा डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, b/a, यानी कि टी का कॉफिशेंट अपॉन एक्स का कॉफिशेंट। ओमेगा जो है वो किसका कॉफिशेंट है, वो टी का कॉफिशेंट, और जो के है वो किसका कॉफिशेंट है, एक्स। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव की। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है एक ऐसी वेव जिसमें जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से, और मीडियम के किसी एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक जो ट्रैवल कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसी वेव है जिसमें वेव मीडियम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है। और ये जो वेव है प्रोग्रेसिव वेव, ये दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल और एक हो सकती है ट्रांसवर्स।
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम, ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट, one point of medium to another point, it is known as प्रोग्रेसिव वेव। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोग्रेसिव वेव नाम देते हैं, इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। दो तरह की ये होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल, स्पेलिंग गलत लिख दी भाई, लॉन्गिट्यूडिनल, और एक होती है कौन सी, ट्रांसवर्स। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, जिसमें जो पार्टिकल हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो। मतलब क्या है कि ये वेव चल रही है और वेव में जो पार्टिकल है, पार्टिकल के डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, और पार्टिकल के जो हैं, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो भी इसी डायरेक्शन में अगर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऑसिलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो या वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो, तो उसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर जो ऑसिलेशन है या ऐसा कह लो वाइब्रेशन है वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अगर ये जो ऑसिलेशन है ये ऐसे होते हैं, ऐसे कैसे, जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ऑसिलेशन होते, एसएचएम होता, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। और अगर उसकी डायरेक्शन में है, किसकी डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में, तो उसको हम नाम देंगे कौन सा, तो हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसएचएम और ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यहाँ पर प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको ट्रांसवर्स, और उसको हमने नाम दिया लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये तो बेसिक सा फर्क समझ गए होंगे आप। अब आती है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का मतलब क्या होता है, यदि ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जो मीडियम के पार्टिकल है, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मीडियम के पार्टिकल एक पॉइंट पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मीडियम का जो पार्टिकल है किसी एक पॉइंट पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, वेव थ्रू मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट मीन पोजीशन के अबाउट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो वो जो वेव है उसको हम नाम देते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। क्या नाम देते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। इस प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के लिए सभी फ्रिक्वेंसी के लिए, सभी अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहता है, सेम रहता है। पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, परंतु पार्टिकल का जो फेज है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, फेज मतलब जो हम ऐसा लिखते हैं ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो वो जो ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स जो वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फेज। उस फेज से हमें क्या पता लग जाता है, जो वेव है उसकी कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, क्या लोकेशन है, किस पॉइंट पर है, तो वो सारी सिनेरियो जो सामने आता है वो फेज से आता है। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का मतलब क्या हुआ कि यदि जो वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो जिस मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, तो वो उस मीडियम के पार्टिकल यदि मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर दे, तो वो जो वेव है उसको हम कहेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है, if during the propagation of wave, if during the propagation
propagation of wave through medium, the particle of the medium, the particles of the medium starts to vibrate simple harmonically about the mean position, then progressive wave is known as plane progressive harmonic wave, प्लेन प्रोग्रेसिव। देखो मैं ये जो चीजें लिखवा रहा हूं तुम्हें, एक मिनट रुकना, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब ये तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये चीजें हमें क्यों लिखवा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कहता भी हूं और मैंने आपको बताया भी है कि CUET PG का जो एग्जाम है, चाहे उसका सिलेबस IIT जैम से मिलता जुलता हो ना, आप लोग IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर इतनी सारी थ्योरी वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो CUET PG का एग्ज़ाम है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि उसमें आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल आते हैं रादर देन न्यूमेरिकल अगर आते भी हैं तो 1 या 2 लाइनर न्यूमेरिकल आते हैं जो फॉर्मूला डालने पर सॉल्व हो जाए। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप CUET PG के लिए प्रिपरेशन करेंगे या करना चाहते हैं तो उस केस में आपकी जो थ्योरी है वो पक्की होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मान लो आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले कि प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का मतलब क्या है और प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है ना, इसके रीजन और असर्शन डाल दें, फंस जाओगे, है ना। तो कई बच्चों को तो पता होता है, कई को नहीं होता, तो ऐसे हमें फंसना नहीं है। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी डिमांड है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक सिंपल सी कहानी है कि जब जिस मीडियम से जो वेव है वो पास थ्रू हो रही है, यदि उस मीडियम के पार्टिकल मेन पोजीशन के अबाउट SHM करना स्टार्ट कर दें तो वो जो वेव है वो क्या कहलाएगी, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब इस प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव में क्या कहानी है कि जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी फ्रिक्वेंसी के हैं, उनके सबका एम्पलीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर इनका जो फेज है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो wave of for the wave of given frequency, for the wave of given frequency all particles have same amplitude but the phase of oscillation change, but the phase of oscillation change, यहाँ लिख देता हूँ, change from one point particle to another, from one particle to another, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जब वेव पहुंच रही है, फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, एम्पलीट्यूड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल्सो फेज इज ऑल्सो सेम। सेकेंड पूछ लिया फेज इज सेम बट एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। थर्ड पूछ लिया कि एम्पलीट्यूड इज सेम बट फेज इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं CUET PG एग्जाम के लिए। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो प्रोग्रेसिव वेव है वो क्या होता है और उसके अलावा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है वो क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं जो फेज़ है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि फेज़ जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। तो ये फेज़ है ये दो चीज़ों के साथ चेंज होता है, एक चेंज होता है टाइम के साथ और एक चेंज होता है ये पोजीशन के साथ। आप जब भी ग्राफ देखेंगे
वेव्स के अंदर, तो वो आपको हमेशा दो चीज़ों में दिखाई देगा। या तो वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं, वाई को। यहाँ पर या तो वो आपको दिखाई देगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, या आपको दिखाई देगा वो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के बीच में, है ना। डिस्प्लेसमेंट वाई, एक्स मतलब पोजीशन, टी मतलब टाइम, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं अगर ग्राफ बना रहा हूँ, या आपको जब ग्राफ देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो इसका मतलब है कि एक्स यानी कि पोजीशन है उसको कांस्टेंट कर रखा है। अगर आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है वाई और एक्स के बीच में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के बीच में, तो इसका मतलब है किसको कांस्टेंट कर रखा है, उसमें टाइम को कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, जब पोजीशन को कांस्टेंट करके रखेंगे तो इसका मतलब है उस टाइम चल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन में लिखा आएगा वीडियो रिकॉर्डिंग, तो जिस क्वेश्चन में ये लिखा है वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब है किसको कांस्टेंट कर रखा है, पोजीशन को। जिस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि स्नैपशॉट ले लिया, स्नैपशॉट ले लिया, इसका मतलब किसको कांस्टेंट कर रखा है, टाइम को। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी है। तो पहला जो मैं बना रहा हूँ फेज चेंज विद टाइम, तो फेज चेंज विद टाइम जब मैं बात करता हूँ तो उस केस में मैंने सबसे पहले कांस्टेंट मान लिया किसको, टी एक्स को। लेट पोजीशन पोजीशन एक्स बराबर क्या है, कांस्टेंट है। पोजीशन को हमने कांस्टेंट कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया इसको। ठीक है, और ये कौन सा केस हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग का केस हो गया। क्या चल रही है साहब, ये चल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारे पास जो वेव की इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू ए साइन और क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनिशियली यानी कि t बराबर 0 पर, एट t इक्वल्स टू 0 पर y की जो लोकेशन है वो कहाँ होगी, यहाँ पर होगी कहीं। तो क्या लिखा जाएगा, a साइन ओमेगा t तो 0 हो जाएगा और माइनस के एक्स। तो हमारे पास नहीं, x तो हमने फिक्स कर दिया ना, x बराबर 0 की बात हो रही है। एट एक्स इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, a साइन ओमेगा। अब हमने दो अलग अलग टाइम के ऊपर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ये जो पैरामीटर लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम बोलते हैं फेज। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम क्या नाम देते हैं, फेज नाम देते हैं। तो एट टाइम टी वन हमने मान लिया फेज, फेज जो है उसको फाई मान लिया और उसको लिख दिया फाई वन। और ये फाई वन की वैल्यू हो गई ओमेगा टी वन, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है तो ये क्या रहेगा, के एक्स। क्या रहेगा, के एक्स। फिर एट टाइम टी टू, एट टाइम टी टू, तो टाइम टी टू पर फाई टू की वैल्यू को मैंने लिख दिया ओमेगा टी टू माइनस के एक्स, ऐसा लिख दिया। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, उस इसमें बहुत भारी काम मैं नहीं कर रहा हूँ जो तुम समझने में तुम्हें समस्या आ रही है। उसके बाद मैंने क्या किया, फाई वन में से फाई टू को माइनस कर दिया, है ना। फेज डिफरेंस जिसको कहते हैं, फेज डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, ये आएगा फाई वन माइनस फाई टू। और फाई वन माइनस फाई टू किसके बराबर होगा, के एक्स से के एक्स कटेगा तो ये बनेगा ओमेगा टी वन माइनस ओमेगा टी टू। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा फाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ से एक रिलेशन बना आपके लिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। रिलेशन क्या बना, रिलेशन ये बना कि फेज डिफरेंस, ये आपको ऑप्टिक्स जब आप पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत कम आएंगे, और उस टाइम हम इनको ड्राइव नहीं करेंगे, यहीं से जो वैल्यू हमने निकाल ली है उन्हीं को वहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ से आपको एक रिलेशन दिख रहा है, और वो रिलेशन क्या दिख रहा है कि जो फेज डिफरेंस है और टाइम डिफरेंस है उन दोनों में क्या रिलेशन है। फेज डिफरेंस बराबर है 2 पाई अपॉन टी, ये जो कैपिटल टी है इसका मतलब है टाइम पीरियड, और डेल्टा टी है, डेल टी है, उसका मतलब है टाइम डिफरेंस। तो ये रिलेशन आ गया इसके बीच में, फेज डिफरेंस। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। और ये जो चीज़ आई है ये क्या है, टाइम डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन आ गया है। अब उसके बाद यदि हमें पूछा जाए कि सेम फेज का मतलब क्या होगा और ऑपोजिट फेज का मतलब क्या होगा, मतलब मेरे को इस ग्राफ के ऊपर ये पूछा जाए कि ऐसे पार्टिकल्स बताओ जो सेम फेज में है और ऐसे पार्टिकल्स बताओ जो ऑपोजिट फेज में है ना। तो हम ये कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन से पार्टिकल सेम फेज में है और कौन से पार्टिकल ऑपोजिट फेज में है। देखो, सबसे पहले ग्राफ देखो, इस ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई एफ
ये एफ आएगा एफ, और ये ई एफ जी एच आई। यहाँ से यहाँ पर जो इसका फेज एंगल है वो 0 डिग्री है। सी पॉइंट पर जो फेज एंगल है वो कितना है पाई, और ई पॉइंट पर जो फेज एंगल है वो कितना है 2 पाई। अगर इसका टाइम पीरियड हम देखें तो टाइम पीरियड इसका कितना है टी है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि ए पॉइंट अपने आप को रिपीट किस पॉइंट पर करेगा, ई पॉइंट पर। ई पॉइंट अपने आप को रिपीट किस पॉइंट पर करेगा, यहाँ के बाद आगे कोई पॉइंट आएगा तो उस पर अपने आप को ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एच आई, ये आई है, तो इस पॉइंट को आप नाम दे दो लेट सपोज जे। तो यहाँ पर ई पर और आई पर, यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरी साइकिल कितने की हो रही है, 2 पाई की। इसी तरह से यहाँ पर जो पूरी साइकिल है वो कितने की हो रही है, 2 पाई, और यही टाइम पीरियड हो गया। तो ई पर पार्टिकल अपने आप को वापस से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसी तरह से आई पर अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का मतलब है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल की डायरेक्शन भी किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी इस पार्टिकल की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि ये सेम वेलोसिटी रखेगा, सेम एक्सेलरेशन रखेगा, और सेम डिस्प्लेसमेंट रखेगा। तो सेम फेज का मतलब क्या हो गया, यदि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सेम फेज, ना क्या कहेंगे, सेम फेज। ऑपोजिट फेज का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सेम तो होंगे। सेम का मतलब मैग्नीट्यूड में वैल्यू तो सेम होगी, पर इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट। मतलब कि अगर आप सी पॉइंट को देखते हो तो सी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, जबकि ए में अबव डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। अब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, परंतु दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट आ गई। ऐसे ही इनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट आ गई। ऐसे इनका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट आ गई। तो जब पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब सेम हो, इनकी वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन भी सबकी क्या हो, सेम हो, तो उसको हम कहते हैं सेम फेज। सेम फेज के लिए अलग कंडीशन बनेगी और अपोजिट फेज के लिए अलग कंडीशन बनेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेम फेज। सेम फेज यहाँ पे, हाँ, सेम फेज। तो आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले, सेम फेज जब हम किसके साथ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं टाइम के साथ। तो सेम फेज वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, सेम फेज वाले पॉइंट है ए, ई, और उसके बाद कौन सा पॉइंट है, आई। तो ए के बाद जो ई आया उसका जो टाइम इंटरवल है, मतलब डिफरेंस है टाइम का, वो कितना है, टी है। ई के बाद जो आई आएगा उसका जो टाइम डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 2t रहेगा ना। उसका जो टाइम डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 2t रहेगा। तो यदि यहाँ पर हम इसका फेज डिफरेंस निकालें तो सेम फेज वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, ए एंड ई। ए एंड ई आर इन सेम फेज, ये दोनों सेम फेज में। इसी तरह से ए एंड आई आर इन सेम फेज, ठीक है, सेम फेज। तो ये सेम फेज में कैसे है, सेम फेज में ऐसे है कि यहाँ पर इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, इनकी जो एक्सेलरेशन है, इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, डायरेक्शन में भी, मैग्नीट्यूड में भी। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेम फेज कहते हैं। तो जब ये ए और ई की हम बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड है टी। जब हम ए और आई की बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड है कितना, 2t। इफ सेम फेज में किस किस पे पॉइंट्स पे आ रहा है, कौन कौन से टाइम पर आ रहे हैं, तो ये सेम फेज में आ रहे हैं टी पर, ये सेम फेज पर आ रहे हैं 2t पर। 2t के बाद किस पर आएंगे, 3t पर। इसके बाद ये किस पर आएंगे, 4t पर, यानी कि nt के ऊपर ये किस में आ रहे हैं, सेम फेज में आ रहे हैं। तो अगर मैं इसका फेज डिफरेंस निकालना चाहूँ, फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो पहले पॉइंट के लिए क्या निकलेगा, पहले पॉइंट के लिए 2 पाई अपॉन टी, यहाँ से टी। तो पहला पॉइंट कहाँ पर आएगा, 2 पाई पर। पहला पॉइंट कहाँ पर आया, 2 पाई पर आ रहा है ई पॉइंट। फिर उसके बाद आई पॉइंट के लिए अगर निकालना चाहो तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 पाई अपॉन टी, और ये कितना निकलेगा, 2t। तो ये कितना आएगा, 4 पाई, और आपको पता भी है कहाँ पर आ रहा है, 4 पाई पर आ रहा है। तो इसका मतलब जो फेज होगा, ये तो क्या हो गया, टाइम पीरियड है ना, टाइम डिफरेंस। और अगर फेज की बात करूं, डेल्टा फाई जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई, वो कितना आएगा, 4 पाई। इसी तरह से इवन में चलेगा तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, 2n पाई, है ना। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2n पाई आ जाएगा। ये तो हो गया किसके साथ, टाइम के साथ।
ये सेम फेज की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं ऑपोजिट फेज की, अपोजिट फेज, अपोजिट फेज, देखो सेम फेज का मतलब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। सेम फेज का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ सेम फेज यहाँ लिख देता हूँ, मीनिंग ऑफ सेम फेज। सेम फेज का मतलब होता है सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन। सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन, तो उसको हम नाम देते हैं सेम फेज। ऑपोजिट फेज की बात करें तो ऑपोजिट फेज वाले पॉइंट कौन कौन से हैं यहाँ पर, अब वो देखो आप जरा। ऑपोजिट फेज वाले पॉइंट है ए और सी। उसके बाद जो जी पॉइंट है जी, ये भी किस पे, अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज का मतलब है कि प्लेसमेंट सेम होगा पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। फिर अगर बात करो वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो सेम होगी पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर जो अपोजिट फेज है, अपोजिट फेज वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, ए, और फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है, ई, ए एंड ई। इसी तरह से ए नहीं, ए और जी, सॉरी, ए और जी है, ए एंड जी। और फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट है, ए के बाद ए, ये सी आएगा, जी और ये सी, सी एक पॉइंट हो जाएगा, सी एक पॉइंट हो जाएगा, सी। ये दोनों किस में है, ऑपोजिट फेज में। ऑपोजिट फेज का मतलब क्या है, ऑपोजिट फेज का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑपोजिट फेज सेम डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट, सेम वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट, सेम एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट। अब ए और सी को देखो सबसे पहले। ए और सी के लिए जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना है, t/2 है। इसका टाइम पीरियड कितना है, t/2। इसी तरह से जब आप देखोगे जी पॉइंट के लिए, जी पॉइंट के लिए टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 3t/2 ना। इसके लिए टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 3t/2। अगर यहाँ से आप निकालते हो फेज डिफरेंस, तो इसका जो फेज डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2π/t इंटू 3t/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो ये आ गया 3π। इसी तरह से इसका फेज डिफरेंस निकालते हो तो ये कितना बनेगा, 2π/t इंटू t/2, ये बनेगा पाई। दैट मीन्स कि अगर टाइम डिफरेंस के फॉर्म में यहाँ पर आप लिखते हो तो वो क्या आएगा, टाइम डिफरेंस के लिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू चलेगी, वो चलेगी t/2, वो चलेगी 3/t/2, वो चलेगी 5t/2 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप फेज के लिए निकालते हो तो वो क्या चलेगा, पाई, उसके बाद 3π, के बाद 5π, है ना। यानी कि 2n+1 जो पाई है उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ। तो ये हो गया ऑपोजिट फेज और ये हो गया सेम फेज। तब जब हम बात कर रहे हैं किसके साथ, टाइम के साथ। तो टाइम के साथ जब फेज चेंज होता है, टाइम के साथ जब फेज चेंज होता है तो जो टाइम पीरियड है, जो टाइम डिफरेंस है, वो टाइम डिफरेंस सेम फेज के लिए चलता है t, 2t, 3t, 4t। और जो फेज डिफरेंस है वो कैसे चलता है, 2π, 4π, यानी कि इवन फंक्शन ऑफ पाई। और जब हम ऑपोजिट फेज की बात करते हैं तो जो टाइम डिफरेंस है वो कैसे चलता है, वो चलता है t/2, 3t/2, 5t/2 एंड सो ऑन। और जब हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो वो चलता है पाई, 3π, 5π एंड अप टू 2n+1 पाई, यानी कि और मल्टीपल ऑफ पाई। करेक्ट। यहाँ तक होपफुली सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो होनी नहीं चाहिए। के बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है फेज चेंज विद पोजीशन। अभी मैंने निकाला था फेज चेंज विद टाइम, अब मैं बात कर रहा हूँ फेज चेंज विद पोजीशन। पोजीशन के साथ यदि आप फेज चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आपने टाइम को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, टी की वैल्यू कांस्टेंट है, टी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब अब जो हो रहा है वो क्या लिया गया, स्नैपशॉट लिया गया, है ना। ऐसे फोटो क्लिक कर ली गई, फोटो क्लिक कर ली, स्नैपशॉट ले लिया। वही सेम पॉइंट्स यहाँ पर भी बना दो, यहाँ पर भी सेम पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इस तरह से पॉइंट्स बना। तो
यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ है वो हो गया लैम्बडा। वेवलेंथ का मतलब क्या है, यूनिट टाइम के अंदर जो वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ है वो हो गया लैम्बडा बाई 2। अब हमने इक्वेशन इनिशियली जो कंसीडर कर ली वो इक्वेशन कर ली ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब दो अलग अलग पोजिशन के ऊपर हमने जो डिस्प्लेसमेंट है या जो फेज़ है उसकी दो अलग अलग वैल्यू ले ली। तो दो पोजीशन अलग अलग, एक पोजीशन ले ली मैंने एट x1 पर जो फेज़ है φ1 उसकी वैल्यू को लिख दिया मैंने ओमेगा टी माइनस के x1। और एट x2 पोजीशन एक ले ली, उस पर मैंने φ2 की वैल्यू लिख दी ओमेगा टी माइनस के x2, दो अलग अलग वैल्यू लिख दी। उसके बाद करना क्या होता है, उसके बाद हमें निकालना होता है फेज डिफरेंस। तो डेल फाई मैंने निकाल लिया, वो किसके बराबर आ गया, φ1 माइनस φ2। क्या आ गया, φ1 माइनस φ2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा के x2 माइनस x1। ठीक है, और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन गया डेल्टा फाई और 2 पाई ओवर लैम्बडा और डेल्टा एक्स। यही फॉर्मूला आता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो दो अलग अलग रिलेशन आपके पास बन गए, एक बन गया टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, एक बन गया पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। ये जो है ये इसको हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन रहा है, के की वैल्यू थी 2 पाई अपॉन लैम्बडा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से रिलेशन बना फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। इसके पहले हमने रिलेशन देखा था फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में। सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, सेम फेज और ऑपोजिट फेज वाली कहानी यहाँ पर भी चलेगी। तो सेम फेज के लिए यहाँ पर अब देखो ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। सेम फेज के लिए यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर सेम फेज के लिए क्या कंडीशन बनी, टी 2t 3t 4t। तो यहाँ पर सेम फेज के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा, है ना। और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो कितना चला, 2 पाई 4 पाई 2n पाई। तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस तो क्या चलना है, सेम चलना है। अपोजिट फेज में यहाँ पर चला t/2 3t/2 5t/2। तो जब पोजीशन के साथ हम फेज चेंज देखेंगे अपोजिट फेज का तो वहाँ पर चलेगा λ/2 3 λ/2 5 λ/2, यानी कि जहाँ टी लिखा हुआ है उसकी जगह आ जाएगा लैम्बडा। और फेज डिफरेंस के अंदर कोई खास चेंज आएगा नहीं, कोई खास चेंज क्या, कोई चेंज ही नहीं होगा। सेम फेज की जब हम बात करेंगे तो सेम फेज के लिए जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कैसे चलेगा, वो यहाँ पर कैसे चला था, t 2t 3t 4t, ये डेल्टा टी की वैल्यू है ना। तो ये कैसे चलेगा, ये चलेगा लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एंड सो ऑन। और जो फेज डिफरेंस है यानी कि डेल्टा फाई, उसकी वैल्यू चलेगी 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप निकालेंगे अपोजिट फेज, अपोजिट फेज, अपोजिट फेज के लिए जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस है वो चलेगा λ/2 3 λ/2 5 λ/2 एंड सो ऑन। और जो फेज डिफरेंस है वो वही है जो पहले था, यानी कि पाई 3 पाई 5 पाई और मल्टीपल्स में क्या चल रहा है, फेज डिफरेंस चल रहा है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन जो बनेंगे अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको, सबसे पहले उनकी बात कर लें। एक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा है ना, जैम के एग्जाम में भी आ जाता है। इवन आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ते हैं। प्रोग्रेसिव वेव की बात की मैंने, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, तो ये डेफिनेशन भी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। एक डेफिनेशन लिख के दे दी कि इनमें से ये ऐसा ऐसा है तो ये कौन सी वेव होगी। क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्या होती है, और उस केस में प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक के जो वेव है उसके केस में उसका फेज हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा या सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा या अलग अलग होगा, है ना। इस तरह का उसमें क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हमने इसका फेज चेंज देखा टाइम के साथ, तो टाइम के साथ इसका फेज का फॉर्मूला आया डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी डेल्टा टी। और फिर हमने ये देखा कि सेम फेज में है तो टाइम डिफरेंस क्या रहेगा और फेज डिफरेंस क्या रहेगा। सेम फेज का मतलब क्या होता है ये हमने जाना। अपोजिट फेज का हमने देखा कि जो टाइम डिफरेंस है वो क्या रहेगा और जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहेगा। और अपोजिट फेज का मीनिंग क्या होता है ये हमने जाना। फिर उसके बाद हमने बात की फेज चेंज विद पोजीशन। फेज चेंज विद पोजीशन में हमने रिलेशन एक निकाला, एक फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में।
फिर हमने ये देखा कि जब सेम फेज होगा तो उस केस में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। फिर हमने बात की